हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन सारे एक ही वीडियोस में नहीं होंगे। ये तीन अलग अलग वीडियोस में आएंगे। मैं टॉपिक्स बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि इंडिया का फर्स्ट जो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, इसको आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया आज 1 दिसंबर को। पायलट प्रोजेक्ट ही है, तो अभी पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है, कुछ शहरों के लिए ही लाया गया। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड टॉपिक जो आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा, जिसमें हम वर्ल्ड HIV एड्स डे की भी बात करेंगे, जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वैसे बहुत लोगों को उसके बारे में जानकारी है, लेकिन वहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट डेटास की भी बात करेंगे और कुछ थेरेपीज वगैरह और जो बात करेंगे। जनरली आपको अवेयरनेस, जीएस और जो आपको एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी इसको हम देखेंगे। इसके अलावा हम एक थर्ड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तीसरे वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वन स्टॉप सेंटर प्रोग्राम, जिसमें डिफरेंट डिजीज के चेकअप वगैरह भी उसमें होंगे। और जैसे कि और स्कीम्स के तहत जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाती हैं, वो सारा उसके अंडर में आएगा। ओके, तो ये तीन वीडियो हम देखने वाले हैं। सबसे पहली वीडियो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो ऑफिशियली आरबीआई के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, ये सारा चीज हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर एक ग्राफिक्स दिखाई दे रहा होगा। मैं अपना पिक्चर हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर देखेंगे जो कि आपको एक ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसमें इंफॉर्मेशन जो हुई दी हुई है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1990 में यहाँ पर देखिएगा कि ईसीएस लिखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस लिखा हुआ है। तो यानी कि ये एक्चुअली क्या है ना, 1990 से लेकर 1992, सॉरी 2092 तक, सॉरी 2022 तक जो भी इवोल्यूशन हुए हैं, खास करके साइंटिफिकली और टेक्निकल क्षेत्र में, बैंकिंग के एरिया में या करेंसी के एरिया में, ये यहाँ पर बात की गई है। तो 1990 में जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस लाया गया था। इसके बाद 2004 में यहाँ पर आरटीजीएस आया, जो कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। आपको पता है आरटीजीएस में क्या होता है कि ऑन द स्पॉट तुरंत वहाँ पर रियल टाइम में मनी ट्रांसफर यहाँ पे किया जाता है। ओके, तो करीब इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है आरटीजीएस में 2 लाख मिनिमम होता है, तब आप कर सकते हैं। एनएफटी की बात करें, जिसको नेफ्ट भी कहते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है रिटेलर के द्वारा, क्योंकि इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ होता नहीं है, आप 10 रुपये भी भेज सकते हैं। ओके, इसके अलावा 2010 में आप देखेंगे कि आईएमपीएस लाया गया। आईएमपीएस भी एक इमीडिएट पेमेंट सर्विस था, तुरंत पैसा भेजने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो ऐप्स वगैरह में जो भी मनी ट्रांसफर पहले यूज़ किया जाता था या आज भी यूज़ किया जाता है, वो आईएमपीएस प्लेटफॉर्म पे बने होते हैं। इसके बाद 2011 में देखेंगे तो आपको सीटीएस लाया गया, यानी कि चेक ट्रांसमिशन सिस्टम था। 2011 से पहले, यानी कि सीटीएस के आने से पहले, एक सिस्टम हुआ करता था ना कि अगर मान लीजिए कि आपने अपने बैंक में कोई चेक दिया, जो कि चेक किसी दूसरे ब्रांच का है, तो वो पोस्ट के थ्रू चेक जाता था। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने एक एसबीआई के ब्रांच में चेक जमा किया, और वो जो चेक है किसी दूसरे बैंक का है, एचडीएफसी का है। तो एसबीआई वाले पहले क्या करते थे कि उसको एचडीएफसी ब्रांच में भेजेंगे भेजेंगे चेक को वेरीफाई होने के लिए, और वो पोस्ट के थ्रू भेजा जाता था। ठीक है, और फिर उससे उसके बाद एचडीएफसी वाले उसको फिर पोस्ट के थ्रू क्या करेंगे, वेरीफाई करके भेजेंगे एसबीआई वाले के पास। तो इसमें करीब मंथ्स का टाइम लग जाता था, यानी कि आराम से 15-20 दिन या 1 महीने का टाइम लग जाता था। लेकिन 2011 में सीटीएस आने के बाद पोस्ट से भेजने वाला काम खत्म हो गया। अब सीधा उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करके या फोटो खींच के भेजा जाता था, और दूसरा ब्रांच ऑन द सेम डे या अगले डे वेरीफाई करके दे देगा, तो 1 से 2 दिन में सेटलमेंट हो जाता है। इसके बाद 2012 में देखेंगे एक सिस्टम आया, जिसको नैक के नाम से जाना जाता है, एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो ये भी आपको चेक क्लियरिंग सेटलमेंट से रिलेटेड था। इसके बाद 2016 में तो मोस्ट अवेटेड, जिसको मोस्ट यूज्ड सिस्टम का है, जो कि रिटेलर के द्वारा यूज किया जाता है, दैट इज यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये आपको पता है इसके बारे में। नाउ दिस इज 2022, 1 दिसंबर 2022, जब ऑफिशियली आरबीआई के द्वारा यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि भारत का ऑफिशियली ई रुपया यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। तो ये एक इवोल्यूशन मिलता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए भी, और एक हॉलिस्टिक अवेयरनेस के लिए भी काफी जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ई रुपया लॉन्च किया गया, इसको 2 फेज में लॉन्च किया गया है। आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट फेज 1 दिसंबर 2022 को, जो कि 4 सिटीज में लॉन्च किया गया है, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। सेकेंड फेज जब होगा, इसके अलावा वो 9 सिटीज में आएगा, जिसमें अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना एंड शिमला में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, और पायलट प्रोजेक्ट का ये पहला फेज आज के दिन लॉन्च किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया ये
लॉन्च नहीं है, अभी सभी इसको यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ ही शहरों में अभी इसको रखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, व्हाट इज रिटेल डिजिटल रूपी। तो फर्स्ट थिंग इज वर्चुअल टोकन। वर्चुअल टोकन का मतलब ये होता है, ये इस तरीके से समझिए, जब आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, आप कहीं शॉपिंग करने गए और जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, वो कुछ कॉइन्स देते हैं कि ये, और एक कार्ड आपको दे देते हैं कि वो कार्ड आप दोबारा लेके जाइएगा, तो उस कार्ड में कुछ कॉइन्स या रिवॉर्ड्स जमा होते हैं, और फिर अगली बार आप उस कार्ड कार्ड को लेके जाइएगा तो कुछ उस रिवॉर्ड्स या कॉइन्स के बेसिस पे कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, कार्ड एक तरीके से वैलेट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक वैलेट की तरह काम करता है, और उस वैलेट में ही क्या होता है कि वो जो रिवार्ड्स या पॉइंट्स होते हैं या फिर कॉइन्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भी एक वर्चुअल थिंग की तरह है, तो उसी तरीके का यहाँ पर भी वर्चुअल करेंसी होगा, वर्चुअल टोकन होगा, जो कि लीगल टेंडर की जगह की तरह यूज किया जाएगा। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है ना कि आप किसी को भी अगर इससे पेमेंट करते हैं तो कोई दूसरा मना नहीं कर सकता। जैसे कि आजकल कॉइन्स है, ठीक है, कॉइन्स है या फिर नोट्स है, आप कहीं पेमेंट करना हो तो आप इनमें पेमेंट कर सकते हैं, आप कॉइन्स में भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉइन्स में थोड़ा सा लिमिटेशन है कि 1,000 रुपए तक का पेमेंट आप कॉइन्स में कर सकते हैं। अब उसके बाद चाहे करेंगे 1,000 से ज़्यादा आपका पेमेंट कॉइन्स में करते हैं तो सामने वाला मना कर सकता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है वो मना करे या ना करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नोट्स वगैरह लेके जाएंगे तो फिर वो मना नहीं कर सकता। तो दिस इज कॉल्ड लीगल टेंडर, कि सामने वाले की ये ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है कि उस करेंसी में उसको पेमेंट एक्सेप्ट करना ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ई रुपया जो होगा, ई रुपी, ये भी एक डिजिटल करेंसी, ये भी आपको लीगल टेंडर के तौर पे आएगा। अगर आप पेमेंट करते हैं किसी को, कोई सामान खरीदते हैं और उसको इस फॉर्म में पेमेंट करते हैं तो वो लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिएट मनी। ठीक है, इसको हम फिएट मनी भी कहते हैं। फिएट मनी वो मनी होती है जो कि एक तो लीगल टेंडर होता ही है, साथ ही साथ वहाँ की गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल बैंक होती है उसके द्वारा बैक किया जाता है। ठीक है, इसको फिएट मनी भी कहा जाता है। तो ये जो आपका डिजिटल रुपया है, ये फिएट मनी भी है और लीगल टेंडर भी है, दोनों है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कौन कौन से डोमिनेशंस में आएंगे। तो फिलहाल आपको करेंसी नोट्स है, पेपर करेंसी या फिर जो कॉइन्स है, उनका जो करंटली डोमिनेशन है, उस सारे डोमिनेशंस में आपको ये करेंसी देखने को मिलेगी। जैसे कि कॉइन्स, 1 रुपए के कॉइन आते हैं, 2 रुपए के आते हैं, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के कॉइन्स आते हैं। तो इन कॉइन्स में भी मिलेगा। नोट आपको 1 रुपया का नोट, 5 रुपए का, 10 का, 20, 50, 100 एंड सो ऑन। तो जितने डोमिनेशंस में कॉइन्स आते हैं या जितने डोमिनेशंस में आपको करेंसी नोट्स आते हैं, उन सभी डोमिनेशंस में आपको ये करेंसी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, सो इट इज द सेम डोमिनेशंस दैट पेपर करेंसी एंड कॉइन्स आर करंटली इशूड। इसके बाद बात करें कि हमें अगर इसको यूज करना है तो कहाँ से हमें ये करेंसीज मिलेंगी। ठीक है, तो ये करेंसीज आज आपको इंटरमीडियरीज के थ्रू आपको दी जाएंगी या डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, और ये इंटरमीडियरीज क्या होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, खास करके जो बैंक्स होती हैं उनके द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको लास्ट में भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर 2 टियर स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है इन करेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसको कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है या कोई भी डिवाइस हम जो यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें हम ऐप को इंस्टॉल कर पाए, वैलेट वहाँ पे की सुविधा हो, तो वहाँ पर इस पर स्टोर कर सकते हैं। तो और इसमें कोई ऐसा नहीं है जैसे कि आप ऐप वगैरह यूज़ करते हैं और उसमें कुछ कॉइन्स वगैरह आ गए, रिवार्ड्स वगैरह आ गए, कुछ उसी तरीके का होता है, लेकिन ये एक रियल मनी होता है। ठीक है, रियल इन द सेंस इट इज़ नॉट फिजिकल बट वर्चुअल, लेकिन दिस इज द रियल मनी, मीन्स लीगल मनी। ओके, आप अकाउंट से अपना पैसा डिडक्ट करा सकते हैं, जैसे कि आपने वॉलेट यूज किया तो अपने अकाउंट से कुछ डिजिटल करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 1,000 रुपए का वर्चुअल करेंसी मेरे वैलेट में आ जाए, तो मैं यहाँ से विड्रॉ करके अपने वैलेट में 1,000 रुपए का वर्चुअल करेंसी रख सकता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे वैलेट में 1,000 रुपए का वर्चुअल करेंसी है तो वो फिजिकल करेंसी में कन्वर्ट हो जाए या फिर मेरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो फिर ये वहां से भी ट्रांसफर आपके अकाउंट में हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल वाइस वर्सा यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वाइस वर्सा भी है, यानी कि अपने नोट को डिजिटल में या डिजिटल को अपने नोट में, दोनों में कन्वर्ट यहाँ पे करा सकते हैं, तो कोई इसमें समस्या नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पेमेंट हम किसको किसको कर सकते हैं, तो इसके थ्रू हम पर्सन टू पर्सन, यानी कि किसी पर्सन को, जैसे कि हमारे कोई फ्रेंड फैमिली वगैरह में कोई मेंबर हो गया, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर कहीं अगर हम कुछ खरीदने जा रहे हैं, ओके, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो शॉपिंग वगैरह करने पे हम मर्चेंट को भी, वहाँ पे किसी दुकान वाले को भी हम यहाँ पर इससे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्यूआर कोड हुआ, जैसे आपको पता है कभी कि एक क्यूआर कोड का सिस्टम है कि क्यूआर कोड में आप स्कैन करके किसी भी ऐप से
आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, डज नॉट मैटर, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं आजकल, उसी तरीके का यहाँ पर भी होगा, एक क्यूआर कोड आएगा, उसको भी मर्चेंट लोकेशन पर इंस्टॉल होगा वो, उसको भी स्कैन करके पेमेंट यहाँ पर डिजिटल करेंसी के थ्रू किया जा सकता है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स की। तो जो फिजिकल कैश की फीचर होती है ना, वो सारी 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 फीचर इसमें मिलेगी। फिजिकल कैश के फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज द ट्रस्ट, एक हमें विश्वास होता है फिजिकल करेंसी पे कि हमारे पास ये रुपया है। बहुत लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे बिलीव नहीं करते हैं, या फिर उनको लेके थोड़ा सा इशू रहता है। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, आरबीआई बैक कर रही है, तो इसमें और कोई समस्या नहीं है। तो ट्रस्ट, सेफ्टी, सेटलमेंट, पेनल्टी, ओके, सब कुछ जो फिजिकल कैश के फीचर्स होते हैं यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, या फिर आप फिक्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट होता है, तो उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जैसे आप अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको करीब 2 से 4% या 6%, डिपेंड ऑन द बैंक्स, पैसा मिलता है। उसी तरीके से फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसमें भी 6 से 7% के आसपास आपको मिल जाता है आराम से। ठीक है, तो ये क्या होता है? इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, ये इंटरेस्ट मिलते हैं आपको डिपॉजिट पे। लेकिन इस वर्चुअल करेंसी पर नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट, इस वर्चुअल करेंसी पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी अगर आप वॉलेट इंस्टॉल करें तो उसमें वर्चुअल करेंसीज को बहुत ज़्यादा ना रखें, उतना ही रखें जितना तुरंत काम का हो। अदरवाइज और कोई रखने का मतलब नहीं है, क्योंकि उस पैसे को अगर आप अपने अकाउंट में रखते हैं, इवन सेविंग अकाउंट में ही रखेंगे, तो कम से कम 2-2.5% तो मिलेगा। ओके, लेकिन वैलेट में रखने पे उस पर कोई एक पैसा भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम उसी तरीके से हैं जो हमारा नॉर्मल करेंसी है, लेकिन कुछ कुछ जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ़र्क, ये चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी कि 2 फेजेस में इसको स्टार्ट किया जाएगा, इसका पायलट प्रोजेक्ट होगा। तो अभी फर्स्ट फेज यहाँ पर स्टार्ट किया जा चुका है, दिस इज द फर्स्ट फेज। स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2022 आज के दिन, जिसमें 4 बैंकिंग के थ्रू 4 सिटीज में इसको लॉन्च किया गया है। 4 बैंक कौन से हैं? स्टेट बैंक, यस बैंक, ये आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये 4 बैंक कौन कौन से सिटीज में? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर में। ये फर्स्ट फेज में। जब सेकेंड फेज आएगा इसका, तो सेकेंड फेज में अगेन 4 बैंक्स को ऐड किया जाएगा। तो ये आपका सेकेंड फेज होगा, दिस विल बी योर सेकेंड फेज। तो यहाँ पर अगेन आपको 4 बैंक ऐड होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 4 बैंक ऐड होंगे। तो टोटल कितने बैंक्स हो गए? टोटल 8 बैंक्स होंगे जो इस पूरे पायलट प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले हैं। और यहाँ पर 9 सिटीज सेकेंड फेज में जुड़ेंगी: अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना एंड शिमला। तो टोटल टाउन या सिटीज कितने हो जाएंगे? टोटल 9 इसमें हो गया और 4 उसमें हो गया, तो टोटल 13 सिटीज और टोटल 8 बैंक इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज दोनों को कंबाइन करने के बाद। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, इसमें हम 2 टियर मॉडल आपको देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में। किसके डिस्ट्रीब्यूशन में? वर्चुअल करेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन में 2 टियर मॉडल यहाँ पे होगा। 2 टियर का मतलब क्या होगा? 2 टियर का मतलब हो गया कि एक होगा आरबीआई सबसे ऊपर, बीच में होंगे बैंक्स, ठीक है, और उसके बाद होगा रिटेलर। रिटेलर हमारे आपके जैसे कि लोग। तो बैंक क्या करेगा? ये जो वर्चुअल करेंसीज होंगी, सॉरी, आरबीआई क्या करेगा? इन वर्चुअल करेंसीज को बैंक को देगा, और फिर बैंक जो होंगे ये वर्चुअल करेंसी हमें देंगे। तो सेम उसी तरीके से जैसे कि करेंसी नोट्स होते हैं, करेंसी नोट्स या कॉइन्स में हमें बैंक के थ्रू ही मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि आरबीआई सीधा नोटों को छाप के करेंसी को मिंट करके सीधा हमें दे देता है, ऐसा तो है नहीं। वो बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज करता है, बैंक्स को देता है, और फिर बैंक्स के थ्रू हमें मिलता है। तो उस केस में भी 2 टियर मॉडल ही होता है, और इस केस में सेम चीज फॉलो किया जाएगा। आरबीआई बैंक्स को देगा, देन हम बैंक्स के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो 2 टियर मॉडल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द वन एंड दिस इज द सेकेंड मॉडल टियर। इसके बात करते हैं कि क्या क्या यूजेस हैं और क्या यूजफुल हो सकता है कितना। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग इज इट विल रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। कैसे? जैसे कि आरबीआई प्रिंट करती है, या ये कॉइन्स जो होते हैं उनकी मिंटिंग की जाती है, ओके, तो इसमें कुछ कॉस्ट लगता है, ये कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, जो करेंसी या नोट्स छापे जाते हैं उनको बैंक्स तक पहुंचाना होता है हर जगह, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है ये भी आपका रिड्यूस हो जाएगा।
फिजिकल नोट्स करेंसी को स्टोर करने के लिए स्टोरेज की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो उस पर भी कॉस्ट लगता है, वो भी कॉस्ट यहाँ पर रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो ओवरऑल जब इसका आपका इनपुट कॉस्ट जो है वो अगर ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है तो यहाँ पर फाइनली आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो उसका बेनिफिट नीचे रिटेलर को भी दिया जा सकता है अगर इनपुट कॉस्ट को कम होगा वहाँ पे। ओके, इसके अलावा और हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, होलसेल ट्रांजेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ बल्क में खरीदनी हो, जैसे कि खास करके रिटेलर दुकान वाले खरीदते हैं होलसेल वाले से, तो वैसे ट्रांजेक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है, तो क्रॉस बॉर्डर में जैसे कि रेमिटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो रेमिटेंसेस होते हैं, बाहर में कोई काम कर रहा है तो वो अपनी फैमिली फ्रेंड को भेजना चाहता है अपने देश में, तो उस यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, यानी कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में खरीदना बेचना है तो वहां पर भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मार्केट की बात नहीं हो रही है, प्राइमरी मार्केट इज समथिंग डिफरेंट थिंग और सेकेंडरी मार्केट अलग होता है। प्राइमरी मार्केट में हम पहली बार जब अपने बॉन्ड को लेके आते हैं या फिर हम अपने इक्विटी को लेके आते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में डील होता है। जब एक बार डील हो चुका है प्राइमरी मार्केट में, उसके बाद जब खरीद बिक्री होती है तो वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इनका, सारा ऑनलाइन ही अब तो होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह हो गई, क्या है, ये सब सेकेंडरी मार्केट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डेट सिक्योरिटी वगैरह भी इसके थ्रू खरीदे बेचे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंटर बैंक मार्केट, ये भी ज़्यादा इफिशिएंट हो सकता है। तो इंटर बैंक मार्केट का मतलब क्या होगा, ये हुआ कि जैसे कोई बैंक ए हुआ, जैसे एक एसबीआई बैंक हुआ, हो गया आईसीआईसीआई बैंक हुआ, तो ये भी क्या करते हैं ना, करीब एक दूसरे से इनके बीच में भी ट्रांजेक्शन होते रहता है। तो ट्रांजेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, कभी हो सकता है कि उनको अपना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आरबीआई कहती है कि आपको इतना तो फंड मेंटेन करके रखना ही है, वो मिसमैच हो जाए तब भी इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। या फिर कभी चेक सिस्टम का क्लियरेंस वगैरह होता है तो वो भी एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में जाता है, तो उसके थ्रू भी आपको ट्रांजेक्शन करने होते हैं। तो किसी भी तरीके का अगर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलता है तो वहां पर भी ये काफी इफिशियंट हो सकता है और वहां पर भी वर्चुअल करेंसी के फॉर्म में ट्रांजेक्शन यहाँ पे किए जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस ये तो फर्स्ट टॉपिक हमारा था। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आपको, दिस इज द वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर 2012 को। इक्वालिटी इसका थीम था, इसको हम डिटेल में काफी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम थर्ड टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें करने वाली यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम जो लॉन्च किया गया है यहाँ पे, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जिसमें वर्ल्ड एड्स डे के दिन ही करीब 5 सिटीज में यूपी में इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें डिफरेंट आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद 2 और वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो आई होप कि आप लाइक करके जाएंगे, और समझ में आई हो, अच्छा भी लगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। शेयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन आप लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। ओके, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।